स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिक्वेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद। आज जो हम बात करेंगे वो है हिस्ट्री का चैप्टर 1, जो हमारा है चैप्टर का नेम है क्लास 11th क्लास के लिए। और जो हम बात करेंगे इसमें क्लास 11th के लिए हिस्ट्री का चैप्टर 1 लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला की शुरुआत कैसे हुई और शहरी जीवन क्या था वहाँ पर मेसोपोटामिया में, हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मेसोपोटामिया को जानने से पहले हम उसके अर्थ को जानते हैं कि मेसोपोटामिया होता क्या है बच्चों, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर के क्वेश्चन में हमारे कई बार ये आया हुआ है। और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि ये वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच बच्चों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपको मेसोपोटामिया से। तो मेसोपोटामिया का जो अर्थ है बच्चों वो क्या होता है। तो मेसोपोटामिया जो वर्ड है बच्चों वो हमारे यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। मैसोस यानी मध्य मतलब बीच में, और पटामस का मतलब होता है नदी। तो जो 2 नदियों के बीच स्थित हो उसी को हम क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, मेसोपोटामिया का अर्थ ये होता है जो 2 नदियों के बीच में बसा हुआ शहर हो, तो उसी को हम मेसोपोटामिया कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है बच्चों। आगे हम बात करते हैं मेसोपोटामिया में 2 नदी किनारे कौन कौन सी नदियां हैं जो कि बसी हुई है, और वहाँ पे कौन कौन से नगर हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आपको मेसोपोटामिया के बारे में। जो मेसोपोटामिया है बच्चों 2 नदी किनारे बसी है, जिसका नाम क्या है, फरात जिसे हम यूफ्रेटिस भी कहते हैं, और दजला नदी जो कि हमारी ट्रिगिस नदी के बीच में स्थित है। आजकल यह गणराज्य हमारा कहाँ पर स्थित है, इराक में प्रेजेंट है। अगर आपसे पूछा जाए जो मेसोपोटामिया अभी कहाँ पर स्थित है तो आपको बताना है इराक में। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल समृद्ध साहित्य से गणित और खगोलीय विद्या के लिए प्रसिद्ध है। तो इस चीज़ों के लिए वो प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया में जो लेखन प्रणाली है उसका साहित्य है पूर्व भूमध्य सागर और उत्तरी सीरिया तक तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के वक्त फैला हुआ था, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्रों के राज्यों के बीच आपस में यहाँ की मिस्र के फ़राओं के साथ मेसोपोटामिया की भाषा लिपि के लिखा पढ़ी होने लगी। मतलब यहाँ पे लिखा पढ़ी की शुरुआत होने लगी जब व्यापार हुआ वहाँ पे। अब हम बात करते हैं मेसोपोटामिया में जो आरंभिक काल हैं, जो अभी लिखित इतिहास है हमें आरंभिक काल, तो कहते हैं इस प्रदेश को मुख्यतः शहरीकृत दक्षिणी भाग को हम क्या कहते हैं, सुमेर, अकद और बेबीलोन कहा जाता है। तो ये कुछ हमारे शहर हैं जो कि मेसोपोटामिया के दक्षिण पार्ट में हमारे को देखने को मिलते हैं। कहा जाता है लगभग 1100 ईसा पूर्व पहले यहाँ पर अर्सियाइयों ने क्या किया, उत्तर पार्ट में क्या किया, अपना कब्जा जमाया। दक्षिण पार्ट हमने आपको बता दिया, वहाँ पे 2 जगह है हमारी, सुमेर, अकद। अगर हम बात करते हैं उसके उत्तरी पार्ट में 1100 ईसा पूर्व से वहाँ पे अर्सियाई लोगों ने वहाँ पे कब्जा किया, इसीलिए उस क्षेत्र को हम अर्सियाई क्षेत्र भी कहते हैं। अब आते हैं हम सबसे पहले उस प्रदेश में प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी भाषा बोली गई थी, सुमेरियन, मतलब कि सुमेरी भाषा का प्रयोग किया गया था। और 2400 ईसा पूर्व के आसपास अगधी भाषा बोली जाने लग गई थी। अगधी भाषा सिकंदर के समय में ही शासनकाल में कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन के साथ फलती फूलती रही, और धीरे धीरे यहाँ पर जो भाषा आ गई अरमाइक। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 भाषाओं का प्रचलित था। आप उसको यहाँ पे नोट डाउन भी मैं कर दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहली भाषा थी हमारी सुमेरी भाषा, और उसके बाद थी अकद, और उसके बाद थी अरमाइक। तो ये 3 भाषा का प्रचलन वहाँ पे बहुत ज़ोर शोरों से था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। मेसोपोटामिया की जो पुरातात्विक खोजें हैं कि शुरुआत की गई वो 1840 के दशक में हुई। तो मतलब जो मेसोपोटामिया खोजा गया, बोलते हैं वहाँ पर 1 या 2 स्थलों पर हमें बच्चों उरुक और मारी, जिन पर हमें आगे चर्चा करेंगे। और ये जो नगर है वहाँ के जो हमें उत्खनन से मिले, उर
मारी, ये जगह है। अब बोलते हैं भारत के किसी भी स्थल पर इतने लंबे समय तक खुदाई की कोई परियोजना नहीं चली जितने की यहाँ पर चली थी। इन खुदाई से फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों संख्या में इमारत, मूर्तियाँ, आभूषण, कब्र और औजार और मुद्राओं का ही नहीं बल्कि हजारों संख्या में लिखित दस्तावेज का भी अध्ययन कर सकते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें मिली यहाँ से। अगर हम बात करते हैं बच्चों इसी में आगे, तो वो है हमारा यहाँ पे यूरोप वासियों ने क्या किया बच्चों, यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वहाँ पर बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट, अब बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट किसका पार्ट है, तो आपको बताना है बाइबल का ही पार्ट है। इसका उल्लेख यहीं से मिला था। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें ओल्ड टेस्टामेंट की बुक द बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि है। जो सुमेर है वो ईंटों से बनी हुई भूमि है, इसमें ये बात कही गई है। और यूरोप के यात्रियों और दिज्जन मेसोपोटामिया का एक तरफ अपना पूर्वजों की भूमि मानते हैं, मतलब वो बोलते हैं ये जो हमारी भूमि है वो पूर्वजों की भूमि है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा इस बुक के अंदर और थोड़ा सा डीपली जानते हैं। ये हमारा पूरा मेसोपोटामिया का जो है मैप है और आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 नदियाँ हमें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे इस शहर में, जो ईरान है, जो यहाँ पर हमारी जो बेबुलेन, उरुक और मारी जो हमारी ये जो जगह है ये है, और 2 नदियाँ जो हमारी यहाँ पर दजला और फरात नदी, आप इसको भी यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो 3 नगर, जो नगर के बारे में मैंने आपसे बात की, जो नगर जो थे यहाँ पे और नदियाँ वो हमारी यहाँ पर मिश्रित है। चलिए हम आगे बात करते हैं आपसे। मेसोपोटामिया और उसका भूगोल जो उसका भूगोल था वो किस तरीके से था, तो बोलते हैं इराक भौगोलिक विविधता का देश है। विविधता मतलब होता है जहाँ पर अलग अलग भाषा, संस्कृति और काश्तकार, अलग अलग सामान बनाने वाले लोग रहते हैं, उसी को हम विविधता कहते हैं। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे मैदान हैं, मतलब कि जो इसका पूर्वोत्तर भाग है वो किससे भरा हुआ है, ऊंचे मैदानों से है, जहाँ पर धीरे धीरे वो आच्छादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए और यहाँ पर स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल उगते हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। कहा जाता है यहीं पे 7000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती की शुरुआत हुई। और उत्तर में ऊंची भूमि, जहाँ पर जिसे हम क्या कहते हैं, स्टैपी क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका अधिक अच्छा साधन था। तो कहा जाता है स्टैपी क्षेत्र होने के कारण यहाँ के लोग क्या करते, जानवरों को पालते थे। अब जानवरों के पालने की बात अगर आती है बच्चों, तो आपसे मैं बता दूँ, तो यहाँ के लोग सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियाँ यहाँ उगाने वाली झाड़ू क्या करते थे, खाते थे। तो ये उसका भौगोलिक वितरण है थोड़ा सा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं लेखन प्रणाली का दुष्प्रभाव, इन रेगिस्तानी के शहरों में हमें भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता है। आगे अगर हम बात करते हैं इसी में, आप ये देख सकते हो, फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बढ़ने रह जाती है और कभी कभी इन धाराओं पर बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ के लोग किस किस चीज़ों की क्या करते थे, जो यहाँ पर नहरें थी और यहाँ पे वो क्या क्या चीज़ें उगाते थे। गेहूँ, जौ, मटर और मसूर की खेतों की सिंचाई की जाती थी, जिसके एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं। खेती के अलावा वो भेड़ बकरियाँ स्टैपी घास के मैदान और पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। कहा जाता है वो जानवरों से कई चीज़ें प्राप्त करते थे, जिनसे कि वो भारी मात्रा में मांस, दूध, ऊन आदि वस्तुएं मिलती थी उन जानवरों से। तो कहा जाता है यहाँ पे एक चीज़ और हमारा कि यहाँ पे जो है गर्मियों में खजूर के पेड़ बहुत फल फूलते थे। लेकिन यहाँ पर हमें सोचने की बात यह है कि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें थी, यहाँ पे सभ्यता बसी हुई थी जिसके हम आज पढ़ रहे हैं। अब आते हैं हमारा शहरीकरण का महत्व क्या था। शहरीकरण का महत्व क्या है, शहर, नगर और बड़ी संख्या में लोग रहने के लिए स्थान नहीं था, बल्कि ये क्या था, किसी अर्थव्यवस्था का में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगी। मतलब कि यहाँ पर खेती के अलावा न यहाँ पे लोग रहे ही नहीं, बल्कि यहाँ पर खेती भी की और उसके साथ साथ वहाँ पे यहाँ की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और इसके कारण क्या हुआ
ऐसी परिस्थिति में लोगों ने कस्बों में इकट्ठा रहना शुरू कर दिया और कस्बों के साथ साथ नगर बनना शुरू हो गए और लोगों के बीच में आदान प्रदान की लेन देन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। कहा जाता है यहाँ पर एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर को उकेरने के लिए कांसे के औजार की ज़रूरत पड़ती थी। जब वो व्यापार करते थे तो व्यापार में वो क्या करते थे बच्चों कि वो एक तरीके से जो मुद्रा बनाते थे उसके अंदर कुछ आंकते थे जिससे कि उनकी पहचान होती थी कि यह मुद्रा हमारी ही है और उनकी है। ठीक है, नक्काशी करते थे। और कहा जाता है बच्चों, हम आपको बताएं, कांसे के औजार बनाने वाले भी धातु तांगा रांगा और खुद बाहर नहीं जाता था, बल्कि साथ ही ईंधन के लिए हरदम लकड़ियों के कोयले की ज़रूरत रहती थी। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था एक सामाजिक संगठन का होना ज़रूरी है। शहर में भी निर्माण के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि ज़रूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से आती थी। मतलब कि अलग अलग चीज़ें भी वो वहाँ से आती थी। क्या ये हम ये कह सकते हैं मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे, व्यापार भी करते थे। अब ये एक हमारा है जो हमें वहाँ से प्राप्त हुआ है वर्का शीर्ष। तो कहते हैं 3000 ईसा पूर्व में उरुक नगर से स्त्री का ये सिर एक सफ़ेद संगमरमर की तराश कर बनाया गया। इसकी आंखों और बाहों में क्रमशः नीले लाजवर्द और सफ़ेद सीपी काले डामर की जड़ाई की गई है। सिर के ऊपर एक खांचा बनाया हुआ है जो शायद गहना बनाने के लिए बनाया गया था। तो उस टाइम पे ये बहुत प्राचीन हमें जो वो हमें मिला है, आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर। अब आते हैं, हम बात करते हैं शहरों में माल की आवाजाही। मेसोपोटामिया में तो वैसे तो हमें पता है खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भाग औजार, मोहर, मुद्रा, आभूषण बनाने के लिए पत्थर की कमी थी। इराकी खजूर और पॉपुलर पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियाँ, गठियाँ और गाड़ियों के पहिए और नाव बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। इसीलिए वो क्या करते थे, औजार, पात्र, गहने बनाने के लिए कई धातु वह उपलब्ध नहीं थे वहाँ पे। इसीलिए मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे, लकड़ी, तांबा, रांगा, सोना, चांदी, सीपी, विभिन्न प्रकार के पत्थर तुर्की, ईरान और खाड़ी पार के देशों से मंगवाते थे। बदले में वो भी अपना सामान आदान प्रदान करते थे। अब वो सामान को कैसे लेकर आते होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर बैलगाड़ियों में लादकर शहरों में अनाज का गांठ, कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन होता था। इसीलिए क्योंकि उन्होंने क्या किया, फिर नाव के ज़रिए उन्होंने इसको ज़्यादा बढ़ावा दिया। और नाव कहा जाता है वो जानवर पशुओं से ज़्यादा किफ़ायती होता है, क्योंकि पशु को अगर आप उसके ऊपर ढुलाई कीजिएगा तो उसके अनाज बनाना सबकी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि उनको जो ज़रूरत थी नाव के ज़रिए वो ज़्यादा उसको प्रेफर करते थे। बोलते थे लदी हुई नाव बजरे, नदी की धाराएं और हवा के वेग से चलती थी, जिससे कि कोई भी खर्चा नहीं लगता था। जबकि जानवरों से माल की ढुलाई के लिए जाने के लिए चारा खिलाना पड़ता था। तो मेसोपोटामिया की नहरें, प्राकृतिक जल धाराएँ, छोटी बड़ी वस्तुओं के बीच माल के परिवहन अच्छा मार्ग मानी जाती थी। अब आते हैं हम लेखन कला का विकास जो है हमारा बच्चों। लेखन कला का जो विकास है वो हमारा कैसे हुआ वहाँ पे। तो लेखन मतलब जब बोलते सभी समाज के पास अपनी एक भाषा होती थी जिसमें उच्चरित ध्वनियाँ अपना अर्थ प्रकट, मतलब कि वो अपनी ध्वनि का प्रयोग अच्छा सा प्रयोग करते थे। मौखिक और शाब्दिक स्वाभाविक कहते हैं। लिखना मौखिक और भावाव्यक्ति उतना ही अलग नहीं था जितना कि हमें देखने को मिलता है। मेसोपोटामिया में जो पहली पिटिकाएँ 3200 ईसा पूर्व में मिली, जिसके अंदर हमें 5000 सूचियाँ मिलती है। अब वो सूचियाँ हमारी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ये सूचियाँ अनाज, मछली और बैल के जो हमें चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं लेखन के अंदर। अब हम आपको बताते हैं ये इनका प्रयोग लेन देन के लिए किया जाता था। ये हमारी पिटिकाएँ हैं। तो कहा जाता है मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पिटिकाओं पर लिखा करते थे। लिपिक चीनी मिट्टी गीला करते थे और उसको गूंद कर थाप कर एक ऐसे आकार में पिट्टी रूप दे देते थे और इसी पे किलाकार से लिखते थे और इसको बाद में सुखा देते थे। इस तरीके से लेखन प्रणाली का विकास मेसोपोटामिया के अंदर हुआ। अब हम बात करते हैं इसी में आगे। कहा जाता है जो इसे यहाँ पे किलाकार चिन्ह में लिखते थे, जब पिटिकाएँ धूप में सूख जाती थी तो पक्की हो जाती थी और वो मिट्टी के बर्तन जैसे मजबूत हो जाती थी और उन पर लिखा हुआ कोई भी हिसाब, धातु के टुकड़े
ये सारी चीज़ हमें दिखाई देते थे। बोलते हैं लगभग लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास किलाकार हो गए। वहाँ की भाषा और सुमेरी भाषा थी पहली, फिर उसके बाद उसकी भाषा वहाँ पे क्या बनी, जो वहाँ पे जो भाषा आई 2400 ईसा पूर्व में, धीरे धीरे अगधी भाषा आई और 2000 में उसके बाद अरमाइक भाषा का प्रकाश हुआ। अब आते हैं लेखन। लेखन लेखन जिस ध्वनि के लिए किलाकार और किलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह अकेला व्यंजन और स्वर नहीं होता था, बल्कि अंग्रेजी वर्णमाला का भी प्रयोग उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। मेसोपोटामिया में लिखी को सैकड़े चिन्ह पढ़ते हैं और उसे गीली पिट्टी पर ही सूखने से पहले लिखना होता था। सूखने के बाद आप लिख नहीं सकते, क्योंकि उस समय वो क्या करते थे भाई, अगर मिट्टी गीली है तो इस पर लिख दिया और फिर इसको क्या कर दिया, सूखने दे दिया, और सूखने के बाद ये जो जैसा है वैसे ही आपको दिखेगा। हम बात करते हैं यहाँ पे साक्षरता के बारे में। साक्षरता दर क्या थी? मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। न केवल प्रतीकों और चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा भी थी। कहते हैं अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह यह चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उस तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए जो कि आज हम पढ़ रहे हैं। ऐसी एक स्टोरी है जो लेखन का प्रयोग किया गया उसके बारे में दिया गया है। तो लेखन का प्रयोग शहरी जीवन में व्यापार और लेखन कला के बीच संबंध के उरूक एक प्राचीन शासक अनमरकर। तो आपसे पूछा जाएगा जो उरूक के जो राजा हैं वो कौन हैं? वो हैं अनमरकर जी हैं। अनमरकर जो हैं जो कि उरूक के राजा हैं, और कहा जाता है इन्होंने ही सुमेरियन महाकाव्य स्पष्ट किया गया था। मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरूक एक अत्यंत सुंदर नगर था और जिसे अक्सर केवल शहर कहकर पुकारा। तो उरूक क्या था? वो शहर था। सुमेर के व्यापार में पहली घटना अनमरकर के साथ जोड़ा था, मतलब जब पहला व्यापार किया गया था वो अनमरकर को ही जोड़ा जाता है। उस महाकाव्य में कहा गया उन दिनों व्यापार क्या होता था कोई नहीं जानता था। अनमरकर ने अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और बहुमूल्य रत्न धातु मंगवाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने अपने दूत को भेजा। उसका नाम था अर्टा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया और रात में वह चांद तारों में रोशनी में ही वो निकल दिए। जब वो दूर गए तब वो वहाँ से वापस आते हैं। अर्टा मुखिया के लाजवाब चांदी और नहीं ला पाया। उसे बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ ही लौटना पड़ा। मतलब जब वो गए थे लाने के लिए, जो अनमरकर ने इन्हें भेजा था अर्टा को, इसके बावजूद भी अर्टा के ने मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसके अरूक राजा की ओर तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। अंत में दूत इतना चकरा गया, उसने अपनी बात को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाया। तो कहा जाता है इसीलिए उस समय लिखने का प्रयोग शुरू हुआ। तब उन्होंने लिख कर दिया अनमरकर ने, और उसी समय उसको वो सारे लाजवत वगैरह सारी चीज़ें मिल गई। अब आते हैं, हम बात करते हैं किसके बारे में? दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण और मंदिर। तो बोलते हैं 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा। इन बस्तियों में कुछ ने प्राचीन शहर का रूप ले लिया, कुछ बस्तियां शहर बन गई। यह शहर कई तरह के होते थे। पहले तो जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए, दूसरे जो व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुए, शेष शाही शहर थे। मतलब कई बस्तियां अलग अलग टुकड़ों में बढ़ गई। कुछ मंदिर को चारों ओर विकसित हुए, कुछ क्या हुआ व्यापार के केंद्र बन गए, कुछ क्या हुए शेष राजशाही बन गए। तो कहा जाता है पहली दो श्रेणियाँ शहर यहाँ चर्चा करेंगे हम। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवताओं को अन्न दही मछली लाते थे और आराध्य देवी सौद्धांतिक रूप से खेतों मत्स्य क्षेत्रों स्थानीय लोगों के पशुधन स्वामी माना जाता था। कहा जाता है उस समय के जो लोग हैं वहाँ पर कई प्रकार की वस्तुएं काम करना जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना, ऊनी कपड़ों को बुनाना, ये सारे कार्य वहाँ पर करते थे। और कहा जाता है यहीं पे हल जोतने, पशुओं, रोटी, शराब, मछली आदि चीज़ें वो मंदिर में चढ़ाते थे।
ज़मीन में प्राकृतिक उपजाऊ होने के बावजूद कृषि के कई संकटों पर गिर जाती थी। फरात नदी की प्राकृतिक धाराएं से किसी वर्ष बहुत ज़्यादा पानी आ जाता था, जिसके कारण बाढ़ पड़ जाती थी, लेकिन कई टाइम ऐसा होता था जो सूखा ही पड़ जाता था। ये है हमारा एक लगभग 3000 ईसा पूर्व में निर्मित एक मंदिर, जिसका खुला हुआ आंगन, मतलब ये जो आप देखोगे आंगन क्या है, पूरा खुला हुआ है और बाहरी भीतरी मुख्य भाग दिखाया गया आपको। कहते हैं उरुक नगर जो है, उरुक 4200 ईसा पूर्व में 400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में रहा। मतलब 4200 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी तक वो अपने अस्तित्व में रहा। 2800 ईसा पूर्व के आसपास बढ़कर ये कितना हो गया था, 400 हेक्टेयर में फैल गया था। कहा जाता है यहाँ पर मंदिरों को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक 10 घंटे प्रतिदिन काम किए और शासक के हुक्म को आम लोग पत्थर खोदने, खनिज धातु लाने, मिट्टी से ईंटें तैयार करने और मंदिर में लगाने और सुदृढ़ करने के लिए बनाया गया था। तो ये हमारी उर नगर की विशेषता है उरुक की, ये आप देख सकते हो। और ये किस तरीके से जो मज़दूर हैं, जिन्होंने 1500 मज़दूरों ने 5 साल तक लगातार 10 घंटे डेली काम किए। ये कुछ मोहर है जो कि हमें वहाँ से बरामद हुई है। शहरी जीवन, उरुक के विवरण से पता चलता है कि नगर की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च संप्रभुत्व वर्ग प्रादुर्भाव हो चुका था। धन दौलत ज़्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। इस बात से पुष्टि की जाती है कि बहुमूल्य चीज़ें जैसे आभूषण, सोने पात्र, सफ़ेद सीपियाँ, लादवर, जड़े हुए लकड़ी, वाद्य यंत्र, सोने की सजावटी खंजर विशाल मात्रा में उर राजाओं और रानियों के कुछ कब्रों में हमें देखने को मिलते हैं, जो उनको दफनाने वक्त, जैसे कि मान लो कि ये कब्र है, कब्र के अंदर बहुत सारे सामान को क्या गया था, दफनाया गया था। वहाँ पे जो लोग रहते थे, परिवार रहते थे, वो एकल परिवार था। पुरुष और उसकी पत्नी और बच्चे शामिल। एकल परिवार के अंदर छोटा परिवार होता था। तो यहाँ पे जो फैमिली थी वो न्यूक्लियर फैमिली थी। और कहा जाता है शादीशुदा बेटा, उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ रहा करते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। और कहा जाता है हमें विवाह की प्रक्रिया विधि के बारे में कुछ जानकारी मिली है। विवाह करने के बाद इच्छावाद घोषणा की जाती थी कि वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहायता देते थे। मतलब कि लड़की के माता पिता उसे सहायता देते थे, मतलब उपहार देते, और उसी उपहार पर उनका हक भी होता था। अब हम बात करेंगे, हमने उरुक के बारे में तो जान लिया, अब है हमारा उर नगर के बारे में। उर नगर उन नगरों में से एक था जहाँ पर सबसे पहले खुदाई की गई थी। उर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 में की गई, जहाँ पर बोला गया टेढ़ी मेढ़ी संकरी गलियाँ, जिससे कि यह पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं जाती थी। अनाज के लिए बोरे, ईंधन, गट्ठे गधे पर लाद कर लाए जाते थे। पतली घुमावदार गलियाँ घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार ना होने के कारण निष्कर्ष दिखाती हैं। गलियों के किनारे जल निकास के लिए तरह तरह की नालियाँ नहीं थी। कहते हैं मिट्टी की नालियाँ उर नगर के घरों में भीतर आंगन में पाई जाती है। तो इसकी कुछ और विशेषता भी है। अब आते हैं हम आगे, इसी में बात करते हैं। कूड़ा कचरा बुहाकर गलियों में डाल देते थे और यहाँ के आने वाले लोग पैरों के नीचे आता था। इस प्रकार बाहर कूड़ा डालने रहने से गलियों की सतह ऊंची उठ जाती थी, जिसके कारण कुछ समय बाद घरों की दहलीजों को ऊंचा उठाना पड़ता था, ताकि भाई सड़क से तो भाई ऊपर ही रहना चाहिए घर, तो उस समय नीचे था। तो ये था हमारा उर नगर के बारे में। अब हम बात करते हैं
पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी, तो कहा जाता है जो मारी था, हमने आपको 3 नगर के बारे में बात की थी, उरुक और मारी। उरुक के बारे में मैंने आपको विशेषता बता दी, जहाँ पर कि जो एक राजा थे जो मंदिर बनवाना चाहते लाजपत पर्वत, और उन्होंने वो व्यापार की शुरुआत सबसे पहले वहीं से मानी जाती है। फिर उरुक बताया, और भाई छोटी मोटी गलियाँ थी टेढ़ी मेढ़ी, जहाँ पर कि गाड़ियाँ ले जाना बहुत मुश्किल था, और जो घर से ऊँची क्या आती थी गलियाँ होती, क्योंकि वो कूड़े डालते थे इसीलिए। अब हम बात करते हैं मारी। मारी क्या था, एक राजशाही राजधानी माना जाता है किसको, मारी को। तो कहा जाता है यहाँ पर खेती की पैदावार भरपूर होती थी, बल्कि फरात नदी की उर्वरता पर स्थित था ये। कहा जाता है मारी राज्य जैसे तो किसान और पशुचारक दोनों की तरह के लोग होते थे। उन प्रदेश में अधिकांश भाग भेड़ बकरियां चराने के लिए ही काम में लिया जाता था। पशुचारक को जब अनाज, धातु और औजार आदि जरूरत पड़ती थी, तब वह अपने पशुओं को उनके पनीर, चमड़ा, मांस आदि के बदले चीज़ें प्राप्त करते थे। तो मतलब और भी चीज़ें वो वहाँ से प्राप्त करते थे। ये हमारी है पठार। उसके बाद ये हमारा है मारी का जिम रिलीम का बंगला, आप वो देख सकते हैं, यहाँ पे साक्षात दिखाया गया है। अब ये देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं मारी की। तो ये मारी का जो बंगला है हमारा, तो आप यहाँ पे जिम रिलीम का बंगला, जो कि हमारे मारी एक विशाल राजमहल, जहाँ पर राजा शाही परिवार निवास करते थे। कहा जाता है यहाँ पे विशेष रूप से कीमती वस्तुओं और आभूषण का निर्माण मुख्य केंद्र था। कहा जाता है और भी चीज़ें हैं जो हमारी है, आप देखो शौचालय का केंद्र, रसोई घर, राजशाही निवास। और कहा जाता है यहाँ पे राजा के भोजन की मेज पर हर रोज़ भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ जैसे आटा, रोटी, मांस, मछली, मदिरा, बियर, ये सारी चीज़ें परोसी जाती थी। बोलते हैं साथ ही सफ़ेद पत्थर जड़े आंगन 106 में बैठकर बाकायदा भोजन करते थे, मतलब 106 नंबर रूम में जैसे दिखाया गया है इसे। तो बोलते हैं यहाँ पर तकरीबन जो ये था हमारा एक सुंदर से पत्थर में जड़े हुए राजा विशेष अतिथियों में कमरा नंबर 132 में मिला करते थे। राजमहल जो था हमारा 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्थित था, जिसमें 260 कक्ष हुआ करते थे। मतलब ये सारी चीज़ें राजाओं के बारे में किस तरह से वो मिलते थे, वो सारी क्रियाएँ हैं। मारी के राजाओं को सदा सतर्क और सावधान रहना पड़ता था, क्योंकि विभिन्न जनजातियों के चरवाहों को राज्य से चलाने फिरने की इजाज़त थी, परंतु उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। राजाओं उनके पदाधिकारियों के बीच पत्र व्यवहार में अक्सर पशुचारकों की गतिविधियां और शिविरों का उल्लेख पदाधिकारियों के रूप में करते थे। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था, जहां से होकर लकड़ियां, तांबा, रागा, मदिरा, कई किस्मों के माल नावों के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण की ओर तुर्की, सीरिया, लेबनान ऊंचे स्थानों के बीच जाते थे। तो मतलब कहा जाता है मारी को व्यापार का केंद्र भी माना जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ बोली गई है। मेसोपोटामिया में नगरों की खुदाई जो कब से शुरू हुई, पुरास्थल उत्खनन पहले से उत्खनन की तुलना में की गई है। कहा जाता है अब्बू सिलाविक नामक एक छोटे कस्बे का उदाहरण लें। यह कस्बा 2500 ईसा पूर्व लगभग 10 हेक्टेयर ज़मीन पर बसा हुआ था। इसकी आबादी 10,000 से कम थी। इसकी दीवारें रूपरेखा ऊपरी सतहों पर थी। सर्वप्रथम खरोच का निकाला गया इसे। इसके बाद मेसोपोटामिया में संस्कृति शब्द में शहरों का क्या महत्व रहा। मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन को महत्व देते थे। उनके समुदाय संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहा करते थे। युद्ध में शहरों को नष्ट हो जाने के बाद वह अपने कार्यों में जरिए उन्हें याद किया करते। मेसोपोटामिया के लोग अपने नगरों का पर कितना अधिक गर्व था, वो बात इस सबसे अधिक मार्ग स्पर्श होता है हमारा। बोलते हैं गिलगेमिस महाकाव्य के अंत में मिलता है कि यह काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। मतलब पट्टिकाओं मतलब जो आपको पता है गीली मिट्टी। गिलगेमिस ने अनमरकर के कुछ बाद उरुक पर शासन किया। तो बोलते हैं अगर उरुक के दूसरे राजा कौन थे, वो थे गिलगेमिस। ठीक है, और उरुक के पहले राजा कौन थे, अनमरकर। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप। लेखन कला की देन, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों।
क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स की शुरुआत यहीं से हुई। मेसोपोटामिया की दुनिया की सबसे बड़ी देन कालगणना और गणित विद्वतापूर्ण परंपरा है। 1800 ईसा पूर्व के आसपास कुछ पीठिकाएं मिली हैं जिसमें गुणा, भाग, तालिकाएं, वर्ग, वर्गमूल, चक्रवर्ती ब्याज, सारणी आदि हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप इसे देखोगे तो आपको कई चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि वहाँ के लोग किस किस चीज़ों का प्रयोग करते थे। और सबसे बड़ी बातचीत, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार ही एक पूरे वर्ष में 12 महीने विभाजन इन्होंने ही बताया। एक महीने में 4 हफ्ते को विभाजन इन्होंने बताया। एक दिन को 24 घंटे में, 1 घंटे को 60 मिनट में विभाजन। ये सब आज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अचेतन है और यही चीज़ हम आज देखते हैं। यही मेसोपोटामिया की देन है विश्व को। एक है पुस्तकालय, जो कि पुस्तकालय बनाया गया था किसके द्वारा? पुस्तकालय लोह युग उत्तरी अर्शियाई के लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना की 720 से 610 ईसा पूर्व में अपनी उन्नति शिखर पर रहा। अब कहते हैं सबसे पहली चीज़, बड़े बड़े अर्शियाई शासक जो कि बाहर से आकर बसे थे दक्षिणी क्षेत्र में बेबीलोनिया को उस संस्कृति का केंद्र मानते थे। और उसी में कौन थे? अशुरबनिपाल ने यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी महाकाव्य, शकुन, साहित्य, ज्योतिष विद्या, स्तुति, कविताओं, पीठिकाओं को इकट्ठा करने का प्रयत्न किया और लाइब्रेरी बनाई, पुस्तकालय। और ये चैप्टर इसी के साथ हमारा समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।